आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। सैकड़ों फरियादियों की सीएम योगी ने फरियाद सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के कड़े निर्देश भी जारी किए गए। तो बताते चले आपको, सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना है। इस दौरान अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाए, समस्याओं का निस्तारण किया जाए। तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम योगी जब भी अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में होते हैं तो वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को जरूर सुनते हैं और बड़ी तादाद में देखा जाता है कि जो फरियादी होते हैं वो पहुंचते हैं जनता दरबार में सीएम योगी से फरियाद लगाने के लिए ताकि जो उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान उन्हें जल्द से जल्द मिल सके। सीएम योगी आज अयोध्या जाएंगे। 11:30 बजे सीएम रामकथा पार्क हेलीपैड पहुंचेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। रामलला के दर्शन पूजन के बाद दोपहर 12 बजे राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी करेंगे। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और सीएम रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का भी निरीक्षण करेंगे। सीएम 1 बजे सर्किट हाउस पहुंचेंगे और 1:30 बजे आयुक्त सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में 3 बजे संतों महंतों के साथ भी मुलाकात का समय रखा गया है। मगर सबसे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से संत कबीरनगर जाएंगे और इसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, विकास पथ पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। और बताया जा रहा है कि जो निर्माण कार्य वहां पर हो रहे हैं उसका भी अवलोकन करेंगे, साधु संतों के साथ बैठक भी करेंगे और 9:30 बजे संत कबीरनगर पहले जाएंगे। आपको बताते चले, अयोध्या आने से पहले संत कबीरनगर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। 21 अन्नपूर्णा भवन का शिलान्यास करेंगे। तो ये संत कबीरनगर का दौरा हम आपको बता रहे हैं जहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। और सीएम योगी अयोध्या के दौरे पर भी रहेंगे, वहां पर भी कई कार्यक्रम हैं जहां पर शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के आसपास अयोध्या पहुंच जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, विधि विधान के साथ दर्शन पूजन करेंगे और साथ ही निर्माण कार्यों का अवलोकन भी करेंगे। साधु संतों से मुलाकात का समय भी रखा गया है ताकि साधु संतों से मुलाकात कर उनसे बातचीत करेंगे। लखनऊ में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी राष्ट्रीय सचिव आपको बताते चले कि सुनील बंसल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 11 बजे ये बैठक होगी और कॉल सेंटर मजबूत करने और विश्वकर्मा योजना के संबंध में बैठक में मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक पार्टी पात्र कारीगरों की योजना के लिए ही पंजीकरण कराने पर भी फोकस करेगी और इसके बाद इन्हें ऋण दिलाने में भी मदद की जाएगी। इस बहाने लाभार्थियों से संपर्क और संवाद बढ़ाकर पार्टी से उन्हें जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को बेहद ही अहम माना जा रहा है। तो महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बैठकों का दौर जो है वो लगातार देखा जा रहा है और महामंत्री संगठन भी मौजूद रहेंगे। साथ ही महासचिव भी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे और बताया जा रहा है विश्वकर्मा योजना को लेकर चर्चा होगी। हमारे सहयोगी संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संकेत, इस बैठक को लेकर क्या जानकारी? आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुटी हुई है। लोकसभा चुनाव के जिस तरीके से कल जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश प्रवास पर था, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल उत्तर प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे और आज लखनऊ राज्य मुख्यालय में वो 2 बड़ी बैठकों को संबोधित करेंगे। इनमें जो पहली बैठक होगी 11 बजे से, वो जो संवाद प्रमुख हैं हर लोकसभा क्षेत्र में बनाए गए हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उनसे उनके कार्यों के बारे में जानकारी ली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी बैठक होगी वो विश्वकर्मा योजना से संबंधित बैठक होगी। इन दोनों बैठकों में संयोजकों को बुलाया गया है, जिलों के प्रभारी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है, क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल होंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल भी इस बैठक में भाग लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अहम बैठकें हैं, 2 बैठकें आज होनी है
और सुनील बंसल जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो इन बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संकेत। ज्ञानवापी केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मंदिर पक्ष के वकीलों की अर्जी पर आज सुनवाई होगी। मंदिर पक्ष ने की है एएसआई सर्वे रिपोर्ट देने की मांग की है। जिला जज की कोर्ट में दोपहर करीब 2:30 बजे सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगी कि एएसआई सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या फिर नहीं। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में 18 दिसंबर को जिला जज की अदालत में पेश हुई, लेकिन रिपोर्ट की कॉपी वादी, महिलाओं और उनके वकील को नहीं मिली है। इसको लेकर मंदिर पक्ष के वकीलों ने ऐतराज जताते हुए रिपोर्ट की कॉपी देने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया है। मंदिर पक्ष ने रिपोर्ट की कॉपी मेल पर मांगी है। रिपोर्ट करीब 1000 पन्नों की बताई जा रही है। और सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, जरा बताइएगा, क्योंकि आज जो एएसआई रिपोर्ट है उसको लेकर अहम सुनवाई होनी है कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए या फिर नहीं। बिल्कुल, देखिए 2.5 बजे से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि एएसआई ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दे दी और 2 लिफाफे में दी, एक में रिपोर्ट, दूसरे में जो वहां साक्ष्य मिले थे उसकी सूची। लेकिन चूंकि मंदिर पक्ष था, उसका ऐतराज था कि ये सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट दी गई है ये सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के आदेश का उल्लंघन है। ऐसे में उन्होंने एप्लीकेशन दी कि उनको रिपोर्ट दी जाए। अब 2:30 बजे से सुनवाई होगी और देखना होगा कि अदालत इस पर क्या आदेश देती है और फर्दर अदालत इस पर क्या आगे कहती है, क्योंकि जब तक रिपोर्ट्स को लेकर उनका कहना था, जब तक रिपोर्ट्स नहीं देख लेंगे तब तक इसको केस को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तमाम सारी दलीलें उन्होंने दी और उन्होंने कहा कि इससे पहले जब राम मंदिर की भी रिपोर्ट्स थी तो उसको सीलबंद लिफाफे में नहीं दिया गया था। तो तमाम सारे बातें मंदिर पक्ष की ओर से कही गई, दलील दी गई। और अब देखना होगा कि आज 2:30 बजे से अदालत इस मामले पर क्या आदेश देती है। और उपेंद्र, ये भी है क्योंकि अगर बात रिपोर्ट की कॉपी की जाए तो वादी महिला और उनके वकील को भी नहीं दिया गया है। हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट को मेल के जरिए दिया जाए उन्हें। जी, रिपोर्ट को मेल के जरिए इसलिए भी कहा गया कि रिपोर्ट बहुत बड़ी है, तो हार्ड कॉपी उसकी कराना, हर किसी को देना थोड़ा सा मुश्किल काम था, इसलिए कहा गया कि मेल पर दे दिया जाए। हालांकि किसी भी तरीके से ये रिपोर्ट्स मिल जाने के लिए उन्होंने कहा था। तो आज जो है इस पर आदेश आएगा कि रिपोर्ट मिलेगी, क्योंकि ज्ञानवापी परिषद के भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है, एएसआई सर्वे रिपोर्ट, वो वादी महिला उनके वकील को देने की मांग पर आज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई फैसला लिया जाएगा। इसमें एक बात और भी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से तो ये कहना है कि वो इस रिपोर्ट के सार्वजनिक के पूरी तरीके से खिलाफ है। जी, मुस्लिम पक्ष ने इस पर जो है खुशी जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दी गई ये बेहतर है। मंदिर पक्ष ने इस पर ऐतराज जताया था। तो अब देखना ये होगा कि ईमेल के जरिए जो रिपोर्ट मांगी है उस पर अदालत क्या आदेश देती है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से जो प्रार्थना पत्र दिया गया था उसमें सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने की मांग की गई थी। बिल्कुल। तो दोनों प्रार्थना पत्रों के निस्तारण के लिए आज जो है फैसला होगा, क्योंकि वो मस्जिद पक्ष। बिल्कुल उपेंद्र, ये देखना होगा कि 2:30 बजे कोर्ट की तरफ से क्या रुख देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी करने पर यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस से घिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। घायल 2 बदमाशों समेत पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए 5 अभियुक्त जो है बहराइच जनपद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त बाराबंकी में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। नगर कोतवाली थाना जहांगीराबाद और क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सुतमिल फैक्ट्री के पीछे जंगल में ये मुठभेड़। आगरा विकास प्राधिकरण ने भूमाफिया के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है। उपाध्यक्ष के आदेश पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। पिछले 6 महीने में आगरा विकास प्राधिकरण ने लगभग 68,000 वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण और कब्जा मुक्त कराया है, जिसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग 280 से 300 करोड़ रुपए है। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बताया कि आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी रहेगी। अवैध कॉलोनियां, अतिक्रमण और अवैध कब्जे
करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। और यही वजह है कि लगातार बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो आगरा विकास प्राधिकरण की स्वयं की स्वामित्व की भूमि है, उस पर अगर किसी तरह का भूमाफिया अगर कब्जा है तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पिछले 6 महीनों में हम लोगों के द्वारा 250 से 300 करोड़ की प्राधिकरण की भूमि पे अवैध जो कब्जे हैं उसको मुक्त कराया गया, जिसमें रिसेंटली हम लोगों के द्वारा साक्षीकरण में लगभग 90 करोड़ की 80 से 90 करोड़ की जमीन को जो है कब्जे से मुक्त कराया था। ताजनगरी में कल हम लोगों के द्वारा लगभग 20 करोड़ की संपत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। खबर लखनऊ से है, जहां पर गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम बदला जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। रेल विभाग को प्रस्ताव जो है वो भेजा गया है। तो ये खबर आपको बता रहे लखनऊ से मिल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन का नाम अब बदला जाएगा और अब गोमती नगर से इस स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी का नाम रखा जाएगा और इस नाम से स्टेशन का नाम होगा। रेल विभाग को इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। अब देखना ये होगा जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर कब तक मुहर लगती है, तो फिर गोमती नगर रेलवे स्टेशन को अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। प्रतिनिधि है श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, उनका प्रस्ताव माननीय महापौर जी द्वारा कार्यकारिणी में रखा गया था कि गोमती नगर रेलवे स्टेशन का जो नाम है वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जो है उनके नाम से किया जाए, जिस प्रस्ताव को कार्यकारिणी द्वारा ध्वनि मत से पास कर दिया गया है। यह प्रस्ताव अब भारतीय रेल को भेजा जाएगा डीआरएम ऑफिस के द्वारा और आगे की कार्रवाई उनके स्तर पर की जाएगी। कब तक ये प्रस्ताव भेजा जाएगा और कब तक नाम बदल जाएगा? यह प्रस्ताव हम अगले 2 दिन में हम भेज देंगे। बाकी जो रेलवे है अपने टाइम लेके इसको पूर्ण कर देंगे। माननीय रक्षा मंत्री जी के जो प्रतिनिधि हैं श्री दिवाकर त्रिपाठी जी, उनका प्रस्ताव माननीय महापौर जी द्वारा कार्य। इटावा समेत पूरे यूपी में सर्दी बढ़ गई है। नगर पालिका प्रशासन ने इटावा में दर्जनों जगह अलाव का इंतजाम किया ताकि कड़ाके की सर्दी से लोगों को राहत मिल सके। शास्त्री चौराहे के अलावा इटावा रेलवे स्टेशन के बाहर भी अलाव का इंतजाम किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, लगातार ठंड बढ़ रही है जिसकी वजह से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीर जो है इटावा से सामने आई है। पालिका प्रशासन अलाव का जो इंतजाम कराया गया है वो आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो शहर में दर्जनों जगहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है ताकि जो लोग हैं वहाँ के वो परेशान ना हो। फायदा है, बूढ़े बाड़े मर नहीं रहे। पहले पिछली ठंड में मरद थे लोग, आराम से बैठे तो आराम हाथ तो सेक रहे, आराम है। रात में आपको दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, आप सारे बैठे तो हैं। ठंड में कहाँ जाइए? जितने लोग आए हैं, टेम्पो वाले हैं, टेम्पो वाले हैं और भी यात्री हैं, बूढ़े बाड़े हैं, सब उनके लिए आराम है। सीएम के आदेश के बाद बुंदेलखंड में प्रशासनिक अफसर ठंड में खुले आसमान के नीचे मजबूरी में सोने वाले लोगों की सुध लेने सड़क पर उतरे। जालौन के जिलाधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और जिला अस्पताल में पहुंचकर जरूरतमंदों को कंबल बांटे हैं और इसके अलावा फुटपाथ पर सोते मिले लोगों को डीएम रैन बसेरे में भेजा है और रैन बसेरों में पहुंचकर भी ठंड से बचाव के लिए इंतजाम किए गए। देखिए, देर रात्र में निकलने का प्रयास ये रहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी निराश्रित शीत ऋतु में कहीं भी बाहर न सोने पाए और उसके लिए रैन बसेरा की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसी भी जरूरतमंद को कहीं से ठंडी न लगे, इसलिए हम लोग निकल करके जो प्रमुख स्थान है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, अस्पताल है और जो प्रमुख चौराहे हैं वहाँ पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है जो शीत ऋतु से प्रभावित है। उनको पहला उद्देश्य होता है कि हम रैन बसेरे में स्थापित कराएं और साथ ही उनको कंबल वितरण भी कर रहे हैं। आज अलाव भी सब जगह चेक कराए गए हैं और लगातार प्रक्रिया जो है मौसम ऋतु बदलने तक निरंतर चलती रहेगी। और खबर ललितपुर से है, जहां पर एक सड़क की घटिया निर्माण का वीडियो वायरल हो रहा है और इस सड़क को बने हुए अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ और सड़क हाथों से उखड़ रही है। बताया जा रहा है कि नाराहट जमुनी सड़क हाल ही में डाली गई है, लेकिन मानकों के विपरीत बनी सड़क पूरी तरह से गुणवत्ताविहीन है। करीब 1 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण हुआ है। जिला पंचायत सदस्य ने सड़क का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। अब अधिकारी मामले की जांच की बात कर रहे हैं।
सच बता रहा हूँ पूरा। इस हालत में एक हफ्ते पहले मैं भी गया था, ठीक थी, कोई ऐसा इशू नहीं था। ठीक है, एक आध पॉइंट पे अभी इसने काम करा, आगे काम चल रहा है, हमने अच्छा काम कराने की कोशिश करी, पेपर से काम हो रहा है उस पर। नॉर्मली मिक्स सॉल्व से होता है काम, हमने पेपर से अच्छा काम हो जाए, काम सही चल रहा था। अब हो सकता है एक आध पॉइंट पे कुछ कमी रही हो, कहीं पे आ गया हो, ठीक है, वो मैं इसको दिखवा ले रहा हूँ उसको, और जांच करवा रहा हूँ इसकी, जांच करवा रहा हूँ, जो है वो दोबारा ठीक करेगा। अभी ये 2 साल का वारंटी पीरियड है इनके काम का, अभी कोई भुगतान भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उन्नाव में एक टीचर की विदाई पर कई छात्रों ने फूट फूट कर रोने का वीडियो सामने आया है। टीचर के विदाई समारोह में विद्यालय परिवार में बच्चे भावुक हो गए हैं। बिछिया ब्लॉक के तारगांव कंपोजिट विद्यालय में शुभम चौधरी सहायक शिक्षक पद पर तैनात। तो ये वीडियो आप देख रहे हैं, किस तरीके से टीचर की विदाई में ये छात्र भावुक हुए हैं, छात्र रोते हुए नजर आ रही हैं। कुशीनगर में ऑर्केस्ट्रा में हर्ष फायरिंग का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने इसका संज्ञान ले लिया है। रामपुर जमुनिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बताते चले आपको, कुशीनगर से खबर सामने आई है जहां पर ऑर्केस्ट्रा में हर्ष फायरिंग किया गया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है। रामपुर जमुनिया गाँव का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। पूर्वांचल में एक बार फिर कमल खिलाने के लिए जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो पर बीजेपी की नीति से जनता को अवगत करवा रही हैं और साथ ही उन तमाम इलाकों में संदेश दे रहे हैं जहां बीजेपी को विपक्ष से चुनौती मिल सकती है। और इसकी शुरुआत जो है उन्हें गोरखपुर से की और यूपी से सटे बिहार तक चुनावी शंखनाद कर दिया है। आजमगढ़ सीट पर फिर कब्जे की पूरी तैयारी भी हो चुकी है और इसके लिए जेपी नड्डा और सीएम योगी चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आए। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यानी उत्तर प्रदेश, वो राज्य जहां 80 लोकसभा सीट हैं, जहां योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। उसी राज्य से 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है और कमान सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा ने संभाल ली है। जेपी नड्डा मिशन पूर्वांचल पर हैं और उन सीटों का समीकरण सेट कर रहे हैं जिस पर चुनौती मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर क्षेत्र से हुई है। गोरखपुर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां 2014 में बीजेपी 13 में से 12 सीटें जीती थी। 2019 में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। आजमगढ़, घोसी, लालगंज में हार का सामना करना पड़ा था। फिर उपचुनाव में आजमगढ़ पर कब्जा हो गया। दरअसल जेपी नड्डा ने पहले बस्ती में खेल महाकुंभ की शुरुआत की और फिर गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर करारा हमला बोला कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, हमारा आदिवासी भाई, हमारा अनुसूचित भाई, हमारी महिलाएं, हमारे युवा, हमारे किसान, इनको किसी ने भी ताकत देने का काम किया है तो वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसको हमको ध्यान में रखना है और इसलिए आज भारत मजबूत होकर के आगे बढ़ा। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी भी अब चुनावी मूड में नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में हुए विकास का उत्तर दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जो गारंटी दी है उस गारंटी को आगे बढ़ा रहे हैं कि पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हम एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। ये नया भारत जिसमें 142 करोड़ लोगों को गौरव के साथ आगे बढ़ने और बिना भेदभाव के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। चेहरा देख करके नहीं, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, दलित, वंचित, पिछड़ा, महिलाएं, युवा, इन सभी को शासन की योजनाओं में भागीदार बना करके
उनके जीवन में परिवर्तन करने का जो कार्य पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हुआ है, आज उसका परिणाम हम सबके सामने देखने को मिला है। सत्ता में काबिज बीजेपी किलेबंदी में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। मिशन 2024 के लक्ष्य में मिशन 80 बीजेपी का सबसे बड़ा टारगेट है और इसके लिए उसने घोषित तौर पर चुनावी बिगुल पहले ही फूंक दिया है, जिसे अब जेपी नड्डा आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने मिशन यूपी की शुरुआत पूर्वांचल में गोरखपुर से की और बिहार तक संदेश दिया। आप लोग के आशीर्वाद से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 3 साल के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी तैयारी, बोलिए आप इसमें अपना योगदान करेंगे ना? बोलिए करेंगे ना? तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है ना? प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है ना? मित्रों, यह देश को आगे बढ़ाने का तरीका है। लोकसभा चुनाव में योगी राज की कानून व्यवस्था कसौटी पर होगी और इसी वजह से गोरखपुर से चुनावी बिगुल फूंककर बीजेपी आक्रामक अभियान को और धार दे रही है। यानी एक तरफ जेपी नड्डा मोर्चे पर हैं तो दूसरी तरफ सीएम योगी विकास के पैमाने पर गारंटी दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी का संदेश साफ है, क्योंकि क्लीन स्वीप की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे भी खबरें जा रही हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।